एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश और राष्ट्र की सेवा के लिए इस सेवा में आए हैं। इन तीनों सेवाओं का इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन सेवाओं के माध्यम से हमने आजादी के बाद देश के अंदर, चाहे वन सेवा के अधिकारी के रूप में हो, हमने किस तरीके से भारत की प्राचीन संस्कृति और संस्कार, विचारों को हमने आजादी के 75 साल तक, लंबे समय तक वन सेवा के अंदर काम कर कर एक चुनौतीपूर्ण कार्य के अंदर देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाया और दुनिया के अंदर इस वैश्विक चुनौतियों के अंदर हम नेतृत्व करने की क्षमता पैदा हुई। उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम जब बात करते हैं सूचना सेवा की, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अपनी सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाओं के बाद आम जनता की भावनाएं, सभी तरीके से हम किस तरीके से सूचना और संचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और आज संचार के साधनों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आम आदमी तक हमारी संचार की सेवाओं के माध्यम से देश में जो कुछ भी घटनाक्रम होता है उसकी जानकारी, सरकार की योजनाएं और उसके साथ साथ विश्व में होने वाले परिवर्तन में भारत की सार्थक भूमिका को भी आप लोगों ने आम जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस का तो इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने किस तरीके से औद्योगिक, व्यापारिक, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कंपनी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ समय समय पर कानूनों के अंदर भी नए कानून लाकर हमारे उद्योग, हमारे इंडस्ट्रीज, हमारी सर्विस सेक्टर को हम किस तरीके से विश्व की प्रतिस्पर्धा के अंदर कानून के रूप में एक कानून का एक ऐसा ढांचा दिया जाए जिससे सरकार में पारदर्शिता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने अधिकार और उनके काम में सहूलियत हो, सुविधा हो, इसके लिए कॉर्पोरेट लॉ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज आप संसद में आए हैं। भारत की संसद ने आजादी के बाद चर्चा, संवाद, डिबेट, आपसी मतभेदों के होने के बाद भी देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सामूहिक कार्य करने की कार्य संस्कृति और 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सारे कानून बनाकर हमने लोगों को जहां अधिकार देने का काम किया, शासन प्रशासन में पारदर्शिता आए, शासन में जवाबदेही आए, इसके लिए भी कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आप देखिए संसद के अंदर हमने आजादी के बाद कितने कानून वन विभाग में बनाए हैं। फॉरेस्ट के कानूनों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको जितना कानून का अध्ययन करेंगे उसके पीछे कानून लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया, और उस कानून से जहां हम वन के संरक्षण को भी सुरक्षित कर पाए, जहां वन क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासी जनजाति क्षेत्र जिन्होंने वन को संरक्षण करने में बहुत बड़ी भूमिका बनाई है, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित कर पाए। तो आप जितने भी कानूनों की डिबेट पढ़ेंगे, चर्चा पढ़ेंगे, उतना ही आपको काम करने में सुविधा होगी। इसलिए आपका जो संसद का दौरा होता है, भ्रमण होता है, वो इसलिए होता है कि आप यहां पर भारत की संसद के अंदर वन क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले और आजादी के बाद जो जो कानूनों में परिवर्तन हुआ
और जिसमें बड़ी डिटेल में चर्चा हुई, तो आपको उस कानून के परिप्रेक्ष्य का पता चलेगा कि कानून बनाने के पीछे क्या मकसद था। अभी एक बार कानून आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कानून लाने के पीछे क्या कारण थे, किस उद्देश्य थे, और उन देश के जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका थी, क्योंकि वो लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं और उनका संवाद जनता से रहता है। तो जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति भी कानून बनाते समय होती है, और इसीलिए आप जितना कानून का अध्ययन करेंगे उतनी आपकी सेवा में आपकी कार्यकुशलता की वृद्धि होगी। मेरा मानना है कि जो जिस सेवा में काम करता है उसको उसी सेवा के कानूनों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसको देश में जब जब भी समय समय पर परिवर्तन हुए और जिन जिन कानून के साथ साथ जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी डिबेट का भी अध्ययन करना चाहिए। जब आप संविधान सभा की डिबेट का अध्ययन करेंगे और संविधान सभा की डिबेट में आप देखेंगे किस तरीके से संविधान के एक एक अनुच्छेद पर कितनी डिटेल चर्चा हुई थी, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हुई और दुनिया भर के संविधानों के परिप्रेक्ष्य को लेकर भारत की जनता के अनुरूप, भारत की संस्कृति के अनुरूप, भारत की भौगोलिक विविधताएं वाली संस्कृति के अनुरूप हमने संविधान बनाने का काम किया और आज हमारा संविधान मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। इसलिए आपको संविधान सभा की डिबेट और उसके बाद वन क्षेत्र हो, चाहे भारतीय सूचना सेवा हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में तो आप देखेंगे कि इतने कानूनों का परिवर्तन किया और हर सत्र के अंदर समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम विश्व के व्यापार और उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को सरलता सुगमता ला सकें, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितना अधिक हम मजबूत होंगे उतना ही आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। और आप देखेंगे कि 1957 का बजट 175 करोड़ रुपए का था, आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। हमने ये जो राजस्व प्राप्ति की उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका के अंदर समय समय में जो कानून लाए गए, कानून परिवर्तन किए गए, उसका आप अध्ययन करेंगे तो भविष्य में आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्य कुशलता के अंदर वृद्धि होगी। क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां सूचना तंत्र का बहुत व्यापक हुआ है, वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके आने से एक नया परिवर्तन हुआ। आप देख लें कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कितने कानून लाने से और हम नई तकनीकी का उपयोग करने से कितनी पारदर्शिता आई है, और उस पारदर्शिता और जवाबदेही से ही अच्छी गवर्नेंस से ही देश आगे बढ़ता है। इसलिए सरकार का काम और सरकारी अधिकारियों का काम देश की जनता के लिए होना चाहिए। हम कैसे उनके कार्य को सरल, सुगम, पारदर्शिता बना सकते हैं, कैसे हम भी ईमानदार हैं और जो इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले हो उनमें भी ईमानदारी आए, दोनों विषयों को ध्यान में रखकर हमको काम करना पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सब एक महत्वपूर्ण सेवा के अंदर काम कर रहे हैं। वन सेवा के अंदर हमने आज देश के अंदर 25% हमने कवरेज एरिया किया है और 25,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने एरिया को बढ़ाया है। वन क्षेत्र के अंदर आज भारत इसलिए नेतृत्व कर रहा है कि हम प्रकृति से हमेशा नजदीक रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल प्रकृति के अनुकूल रही है। कुछ समय के अंदर कुछ समय था जब हमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना था, इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना था, लेकिन फिर भी हमने हमारी प्रकृति और हमारी लाइफ स्टाइल को कभी प्रकृति से अलग नहीं किया। और आज यही कारण है भारत क्लाइमेट चेंज के अंदर नेतृत्व कर रहा है और जो भी इतने बड़े देश के अंदर
क्लाइमेट चेंज के अंदर भारत ने जो स्टेप उठाए हैं उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वास भरोसे के साथ कह सकते हैं, चाहे हर चुनौती विश्व की चुनौती हो और उस चुनौतियों का समाधान भी भारत के नौजवानों ने निकाला है, भारत की जनता ने निकाला है। और वैश्विक चुनौतियों के अंदर भारत एक समाधान का रास्ता देने में सक्षम हुआ है। इसलिए भारत की ताकत दुनिया के अंदर बढ़ी है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे सामाजिक चुनौतियां हो, चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, हर चुनौतियों के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है। भारत चुनौतियों का समाधान दे रहा है और समाधान ऐसा दे रहा है जो लंबे समय से समाधान हो सके, क्योंकि हमने हमेशा हमारी शिक्षा में, हमारी संस्कृति, हमारे कार्य में हमने आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति को साथ में रखा है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हमने एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके देश को आगे बढ़ाया है। और आज हम पूरी दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र के कारण और लोकतंत्र के विचारों के कारण भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और दुनिया भी मानने लगी है कि देश के अंदर हो, अपने अपने देश के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करना, बातचीत करना, संवाद करना, सामूहिकता के साथ नेतृत्व करना, ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति रही है। इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है। मुझे आशा है कि आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के इस मंदिर में आप आए हैं। आप निश्चित रूप से यहाँ का अनुभव, यहाँ के ज्ञान और यहाँ की डिबेट का अध्ययन करने के बाद आप नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। अध्ययन, अध्यापन, सीखना हमेशा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और जिंदगी भर जब भी जहां भी क्षेत्र में रहें, हमेशा ये मानकर चलें कि ज्ञान अधूरा है और हमें और सीखने की ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जितनी आपके जीवन में सीखने की जिज्ञासा होगी, ललक होगी, उतना ही आप अपने जीवन के अंदर एक लंबे समय तक अपनी सेवाओं के अंदर और देश राष्ट्र की सेवाओं में समर्पित भाव से काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।